जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स अग्निवीर बैच का एक और नया वीडियो सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, आर्मी के जो अग्निवीर के एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और 19 तारीख यानी जो 19 अप्रैल का 19 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो भी हो चुका है, शिफ्ट में भी कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कॉन्सेप्ट के साथ में। जो भी आपके पास में कॉन्सेप्ट रहेगा उस एग्ज़ाम का या उस क्वेश्चन का, हम पूरा उस पर फोकस करने वाले हैं, ताकि ऐसे आपके पास में जितने भी क्वेश्चंस आए उनको आप 10 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को कर सकें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो हमारे सैंपल क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। चलिए, हमारे पास में जो पहला सवाल आ रहा है, पहला सवाल है 36 और 64 का HCF ज्ञात करें। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, आप कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके गुणक देखेंगे, यानी कि इनके जो फैक्टर हैं, यानी 36 के कौन कौन से जो गुणक हैं वो हो सकते हैं, जो ऐसे संख्या जो 36 को विभाजित कर सकती है। यानी कि आपके पास में 2 भी कर सकती है, आपके पास में 3 भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है। इस तरह से हमें कैसे पता करना है कि भाई ये जो संख्याएं हैं ये हमें कैसे मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जो गुणक निकालने का तरीका है वो क्या है, आप एक लाइन खींचे इस तरह से और यहाँ पर 36 लिखे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 36 को विभाजित कर सकती है, वो क्या है, 2। 2 से 36 कितनी बार जाएगा, ये है आपके पास में 1, और यहाँ पर आएगा आपके पास में 8। यानी कि 18 इंटू 2 करेंगे, गुणा 2 करेंगे तो 36 आता है, बिल्कुल सही। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 18 चला जाए, 18 विभाजित हो जाए। तो एक और फिर से हम 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 9। अब क्या 9 जो है वो 2 से जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। तो हमारे पास में जो अगली जो संख्या रहेगी वो रहेगी 3। तो अब 3 को, यानी 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, यहाँ आएगा 3। और 3 को यहाँ पर एक बार और विभाजित करेंगे तो आपके पास में उत्तर आएगा 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब तक हमारे पास में 1 नहीं आ जाता है आपको ऐसे संख्याओं को विभाजित करते रहना है। अब इसके गुणक क्या बन गए हैं, 36 के जो फैक्टर बन गए हैं वो क्या बन गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके फैक्टर बन गए हैं, ये इसके गुणक बन गए हैं। तो चलिए, इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा क्या आ सकता है, 64 का। हमारे पास में अगली संख्या क्या दे रखी है, 64 की दे रखी है। तो फिर से एक और उसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में 64 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार गया, 3 बार, और ये गया 2 बार। और 2 से कितनी बार जाएगा, ये 2 से जाएगा आपके पास में 16 बार। 2 से कितनी बार गया, ये 8 बार। और 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 से और कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 से गया 1 बार। यानी कि आपके पास में ये जो 64 है, ये इतने सारे आपके पास में 2 जो है वो विभाजित कर रहे हैं। इसको कहेंगे, हमारे पास में जो गुणक है वो क्या है वो देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी कि आपके पास में ये यहाँ पर टोटल 6 बार 2 है जो आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास में गुणक क्या आ गए हैं, 64 ये आ गया है हमारे पास में, 64 के फैक्टर आ गए हैं। और हमारे पास में 36 के भी फैक्टर आ गए हैं। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। तो 36 के आपके पास में फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
और 64 के क्या आगे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपके पास में ये जो संख्या है ये आपके पास में सामने आ गई है। अब सबसे बड़ी संख्या अब क्या करना है, तो दोनों में से जो कॉमन है, जो दोनों में समान है, वो संख्या आपको देखनी है वो कितनी बार आई है, और जो सबसे ज्यादा बार रहेगी वही हमें यहाँ पर लेना है। तो चलिए सबसे पहले ये यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर आ गया है, और क्या आ गया है यहाँ पर 2 और 2 ये भी कॉमन आ गया है। और आपके पास में क्या और ऐसी संख्याएं हैं जो आपस में कॉमन हो है? नहीं जी नहीं, यहाँ पर आपके पास में कोई भी दूसरी संख्या कॉमन नहीं है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि भाई जो सबसे ज्यादा जो संख्या आ रखी है कॉमन, वो कॉमन संख्या कौन सी है। तो चलिए हमारे पास में एक ये 2 है, और इसको क्या करना है एक बार लिखना है। हमारे पास में एक बार लिख लिया इसको हमने, और जो कॉमन है उसको भी एक बार, और इसको भी हमें एक बार लिखना है। तो हमारे पास में 2 ही ऐसे ग्रुप बन रहे हैं जो ये हमारे पास में इसका आंसर आ रहा है। चलिए इसका 2 गुणा 2 कितना होता है 4। तो यही आपका महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि आपके पास में HCF होगा। ठीक है, 4 ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 36 को भी और 64 को भी, ये दोनों को ये विभाजित कर सकता है। इससे बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। चलिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, इतना है। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, यदि आपके पास में कोई त्रिकोण है, आपके पास में कोई आपके पास में त्रिभुज है, ठीक है त्रिभुज है आपके पास में, और आपको क्या ध्यान में रखना है, हमेशा त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है ABC है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपके पास में 180 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके पास में फॉर्मूला है। तीनों कोणों का जो योग है त्रिभुज का वो कितना है 180 डिग्री, और आपके पास में तीनों कोणों का जो अनुपात कितना दे रखा है 4:5:3 दे रखा है, 4:5:3 दे रखा है। तो हमें क्या मानना है, हमें ये अनुपात है, तो अनुपात को हम मान लेते हैं कि भाई कोण क्या मानेंगे, कोण मान लेते हैं ये 4x है, ये 5x है, और ये 3x है। ये आपके पास में कोण आ जाएंगे। जब हम इसका अनुपात लेंगे तो x से x कट जाएगा, तो वापस से यही अनुपात आ रहा है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 4x मान लेना है, A कोण को, B कोण को 5x मान लेना है, और C कोण को 3x मान लेना है। अब हम यहाँ पर आते हैं, वापस से हमने 4x मान लिया है, 4x मान लिया है, 5x मान लिया है, और 3x मान लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास में ये जो संख्या है आगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 5x + 3x, ये बन जाएगा 8 और 4 12x, ये बन जाएगा 12x, बन जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। x यहाँ पर गुणा में है, तो हमें ध्यान रखना है x का मान क्या आने वाला है, x का मान क्या आने वाला है, x का मान जो है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 से काटेंगे तो आपके पास में एक बार जाएगा, दूसरा 5 बार जाएगा, यानी कि ये जो आपके पास में कॉमन फैक्टर आया है, यानी गुणक आया है, ये क्या है आपके लिए 15 है। x का मान यहाँ पर कितना आ गया है 15 है। अब आपको बोला गया कि भाई जो 4x था, हमारे पास में पहला कोण क्या था, हमारे पास में पहला कोण क्या था, A क्या था 4x था। तो 4x कैसे निकालेंगे,
4 गुणा x का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 15 डिग्री, और हमारे पास में इसका आंसर कितना आने वाला है 4 इंटू 15 60 डिग्री। तो यहाँ पर a का मान आ गया है 60 डिग्री। वैसे ही b का मान कैसे निकालेंगे, यानी 5x, इसका मतलब 5 गुणा 15, इसका मतलब क्या हुआ 75 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास में c जो है वो कैसे करेंगे, 3x इक्वल टू 3 गुणा 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 45 डिग्री। तो क्या ये तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो 180 बन रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे 60 और ये 75 और यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी 45 75 120, और ये आपके पास में 60 180। बिल्कुल सही है आपका जवाब। आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटा कोण है आपका यहाँ पर सी वाला, तीसरा कोण जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि 45 डिग्री इसका मान है। ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो समझ में आया, जैसे कि कॉन्सेप्ट के साथ हमें क्लियरिटी लेके चलना है। इस तीनों कोणों के समों का जो है जो तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए संख्या ये आपके पास में एक पूरी संख्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसा यहाँ पर x का क्या मान रखा जाए जिससे ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 9 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का ज्ञात कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कोई भी आपको नंबर दे रखा है 4 5 9 8 7 3, ये एक संख्या है आपके पास में। अब आपको पता करना है ये 9 से विभाजित है कि नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारा एक पुराना जो तरीका है वो कितना है, 4 5 9 8 7 3 को 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, इस तरह से आपको करना है। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं करना है, ऐसे इस तरीके से नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन अंकों का योग करना है, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, अगर ये अंकों का जो योग है ये विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लें फटाफट से, विभाज्य होगी, यानी कि संख्या का योग जो है आपके पास में, इस संख्या का योग जो अंकों का जो योग है वो ये अगर 9 से विभाज्य होगा, यानी 9 से ये विभाजित हो जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब भी ये है कि पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट काम करता है 3 का भी यही है। अगर पूरी संख्या जो है आपकी, यदि ये 3 जो भी अंक रहेंगे, अगर मान लो आप 7 8 1 5 3 2 ऐसा कोई भी नंबर रहेगा, अगर ये इन अंकों का योग जो है ये अगर 3 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी विभाजित होगी 3 से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास में रूल आ जाता है। वैसे 9 का रूल है, और भी बहुत सारे रूल है, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। चलिए, हमारे पास में सबसे पहला पूछा गया है x का मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जिससे हमें जो है वो पूरी संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसी x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योग करें, 2 3 4 6 x 45, ये आपके पास में योग करें, 2 और 4 3 और 2 5 5 और 4 9 9 6 9 और 6 15 15 और 4 19 19 और 5 24 सॉरी 15 और ये आपके पास में आ जाएगा 19 और 5 24। ये 24 प्लस x ये पूरा संख्या का मान रहेगा, यानी जोड़ करने के बाद में ये x बच जाएगा। अब ये जो 24 प्लस x है, ध्यान से देखना इसको,
24 प्लस x जो संख्या है ये पूरी तरीके से 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो x का क्या मान होना चाहिए? तो सबसे पहले x का मान 0 रख के देख लें, क्या 0 प्लस 24, 24 जो है वो 9 से जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। x का मान 1 रख के देखें, 1 और 4 24 जो है 25 हो जाएगा। 25 9 से जाता है? नहीं जाता है। x का मान 2 रख के देखें, 2 और 24 26 होता है, 9 से नहीं जाता है। क्या 3 रखने पे जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, 3 और 24 27 होते हैं, यानी ये 27 जो है वो 9 से चला जाएगा। इसका मतलब x का न्यूनतम मान यानी कम से कम मान क्या रखें? कम से कम मान रखना है आपको 3, यानी ये मान आपको 3 रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अग्निवीर के जो शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहे हैं उनमें यही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है। यदि ये है हमारे पास में क्षेत्र मिति का सवाल है। यदि एक कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। चारों दीवारों का ज्ञात करना है, पूरा ज्ञात नहीं करना है। आपको यहां पर चारों दीवारों का ही ज्ञात करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का ध्यान करते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा घन है, या फिर आप कह सकते हैं कोई कमरा है, कमरा एक घनाभ जैसा होता है, घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, तो ये इस तरीके से आपके पास में एक कमरा मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट को समझते चलना है बिल्कुल। ये आपके पास में एक कमरा है, ये आपके पास में लंबाई है, ये जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई है, ये चौड़ाई है नीचे जो है, और ये आपके पास में ऊंचाई है। जब अगर आपको बोला जाए पूरे कमरे का अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसको कहा जाता है संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, यानी कि आपके पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो या फिर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आपके पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा एल बी, यानी एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। उसको आपको क्या करना है? 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास में ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो क्षेत्रफल है, समझे इसको, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का आपको पता है ये एक आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। तो इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी कि जो छत होगी वो भी सेम साइज की रहेगी, यानी कि ये वाला जो पृष्ठ रहेगा ये भी क्या रहने वाला है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर 2 लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया। फिर आपसे पूछेगा एक ये भी है, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा आपके पास में चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी 2 साइड में, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। और अगला क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये जो आप सामने टीवी जैसा दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ से पता नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये एक तो ये हो गया पीछे का पोर्शन, और ये एक आपका आगे का पोर्शन। ये जो 2 पोर्शन है ये कहलाए जाते हैं, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। तो ऊंचाई और लंबाई आपके पास में ये भी 2 बार आ रहा है, तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फॉर्मूला को याद करना है, इनके जो क्षेत्रफल है सभी को याद करना है। लेकिन आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा है, आपसे यहाँ पर पूछा है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी क्षेत्रफल क्या है? 4 दीवारी क्षेत्रफल क्या है आपके पास में? यानी कि आपको ये जो नीचे का जो जमीन है वो नहीं करना है, और ऊपर की छत ये नहीं करना है। मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई एक कमरे में पेंट करना है, तो पेंट करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पेंट ना तो नीचे होता है, पेंट होता है ऊपर का पेंट अलग कलर में किया जाता है, जनरली अलग कलर में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 दीवारी, यानी कि ये जो साइड वाले जो रहते हैं, पृष्ठीय जो है साइड वाले जो पृष्ठ रहेंगे, उनको आपको क्या करना है? पेंट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में 4 दीवारी क्षेत्रफल होता है, तो वो हमेशा क्या होता है? 2 गुणा, वो क्या होता है ध्यान से समझें, वो होता है आपके पास में 2 गुणा
L प्लस बी गुणा h। क्या होगा? 2L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको गुणा में, यहां पर भी गुणा में है, इसको पहले ब्रैकेट के अंदर को करना है, जोड़ करना है, उसके बाद में यहां से 2 और फिर h से गुणा करना है। यानी आप इसको भी ऐसे कह सकते हैं 2HL प्लस बी। एक ही बात है, h को मैं आगे ले आया हूं, है यहां पर गुणा ही है सब में, इस चीज को ध्यान में रखें। तो यही चीज आपको यहां पर लगानी है। तो बस सिंपल सा आपको क्या करना है, चार दीवारी का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि भाई लंबाई क्या है। लंबाई है आपके पास में 5। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लें, आप यहाँ पर फॉर्मूला को लिख लें बिल्कुल अच्छे से। 2 फॉर्मूला को लिखना है, फॉर्मूला को लिखना है 2L प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 गुणा लंबाई कितनी है 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, क्रमशः का मतलब है आपके पास में जो पहले दिया है वो पहले ही नंबर पे है, दूसरा जो दिया है वो दूसरे नंबर पे है, तीसरा तीसरे नंबर पे है। 5 प्लस 10 यहाँ पर आ गया है 5 प्लस 10, और गुणा में आपको क्या लिखना है, गुणा में आपको क्या लिखना है, गुणा में लिखना है आपको पास में h यानी ऊंचाई यानी हाइट, वो क्या आ जाएगा आपके पास में 20 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, 2 गुणा ये हो जाएगा आपके पास में 15 गुणा 20, आपके पास में इसको गुणा करें 15 और 2 कितना होगा 30 इंटू 20 कितना हो गया आपके पास में 600। हमेशा ध्यान रखें ये जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा वर्ग मीटर में ही रहता है। अगर घन पूछा जाए, घन घन हमेशा मीटर क्यूब में रहता है, तो आपसे सिर्फ क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो ये मीटर स्क्वायर में है, इसका आंसर रहेगा मीटर स्क्वायर। ये आपके पास में फाइनल आंसर रहने वाला है। चलिए ये इंपॉर्टेंट आपके पास में क्वेश्चन बन जाता है क्षेत्रमिति का। चलिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, दो प्राकृत संख्याओं का योग, सॉरी दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात जो है वो 6 और 8 दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है आपको 768, और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कॉन्सेप्ट समझे, प्राकृत संख्या होती क्या है, प्राकृतिक आप कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहती है, कहां तक, अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट अनंत तक चलती है। इसके बीच की संख्याएं नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। 1.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 2.6 प्राकृतिक संख्या नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृत है। और जीरो भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको, जीरो भी नहीं है आपके पास में। तो ये प्राकृतिक संख्या है आपके पास में 1 2 3 4 5। तो आपसे कहा गया है किसी दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अनुपात है 6 और 8 है, और इनका गुणनफल कितना है 768 है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले अनुपात की बात की, जब भी अनुपात ऐसे अनुपात में दिया रहे तो इनकी संख्याओं को x के साथ में मान लें, इनकी संख्याओं को x के साथ में मान लें। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी आपके पास में 6x और क्या हो जाएगी 8x हो जाएंगी, ठीक है, 6x और 8x आपके पास में संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल बोले तो इन दोनों का गुणा करना है, गुणा 8x बराबर कितना है 768, x और x गुणा होगा तो कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, हमेशा ध्यान रखें। 6 और 8 कितना होगा 48 होगा, और यहाँ पर 768 होगा। अब आप इसको 6 और 8 को करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करें, इसको यहाँ से 6 और 8 को 6 और 8 ही रहने दें, 6 और 8 गुणा एक्स स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इसी चीज को हम यहाँ ले लेते हैं कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर निकालना है, 768 बटा 6 गुणा 8 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 से इसको काटे, क्या आता है यहाँ पर 6 से जाएगा आपके पास में एक बार, और यहाँ पर चला जाएगा आपके पास में 2 बार, और 4 बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 बार। क्या 8 से जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 से जाएगा एक बार, और यहाँ पर आएगा
48, यानी कि ये जाएगा 6 बार। बिल्कुल सही। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया है? 16 आ गया है। और आपको बोला गया है एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान कैसे करेंगे? जब भी हमारे पास में स्क्वायर आता है, वर्ग आता है, सामने वर्ग पे दोनों तरफ हम वर्गमूल अगर लगा लें, वर्गमूल लगा ले, तो एक्स का वर्गमूल क्या बन जाता है? एक्स। और 16 का वर्गमूल बन जाता है 4, यानी एक्स का मान 4 आ गया है। अगर एक्स का मान 4 आ गया है तो आपको पता है 6x का मान कितना आ जाएगा? 6 गुणा 4, ये हो जाएगा 24। और 8x का मान कितना आएगा? 8 गुणा 4, ये आ जाएगा आपके पास में 32। तो ये संख्याएं आपके पास में, दोनों संख्याएं आपको प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन आपके पास में सवाल ये नहीं है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। सवाल आपको ये है, आपका सवाल ये है कि सबसे छोटी जो है, दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आपको यहां पर भी दिख रहा है छोटी संख्या, दोनों अनुपातों में छोटा कौन है? 6। तो यही 6x आपका हमेशा छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है, छोटी संख्या आपके पास में ये आ गई है, 24 इसका आंसर है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में बहुत ही आसान सा सवाल है। यदि 65 गुणा 65 ये है, ठीक है, यदि 65 गुणा 65 ये है, तो आपको बोला गया 6.5 और 6.5 का मान ज्ञात करें। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको बोला गया है 65 गुणा 65 का मान कितना आ रहा है? ये 22, यानी 42 25 आ रहा है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। जिस भी संख्या के पीछे यदि संख्या के पीछे 5 आता हो, 5 आता हो, तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है? वर्ग कैसे करना है? जैसे 25 का वर्ग करना है आपको, तो ध्यान रखें 5 का वर्ग तो सीधा लिख दें आप 25, लेकिन 2 को पकड़े रखें। 2 को पकड़ के रखा है आपने, और यहां पर कोई नंबर ऐसा आना चाहिए जो 2, तो ये लिखना ही लिखना है। इसका जस्ट अगला नंबर क्या आता है? 3। और इसको गुणा कर देना है 3 से। आपके पास में 2 गुणा 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपकी संख्या बन जाएगी 625। इसी तरीके से एक बार और आपके पास में उदाहरण देख लेते हैं। आपके पास में दूसरा उदाहरण है आपके पास में, जैसे 75 है, 75 का वर्ग करना है। 75 का वर्ग सीधा सीधा आप ध्यान में रखें, 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। बस लिख दिया 25 आपने। और अब पकड़ के रखना है 7 को। तो यहां पर एक संख्या 7 तो रहेगी रहेगी। 7 का अगली 7 से अगली संख्या क्या आती है? 8। तो 7 और 8 को गुणा करना है तो बनेगा 56। आपका उत्तर हो जाएगा 56 25। ये बहुत ही इजी आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको एग्जाम में अपना सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास में कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसके पीछे 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो, तो आप क्या करें? उसका जस्ट इसी तरीके से मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, यहां पर आपके पास में 65 और 65 का मान दे रखा है, गुणा दे रखा है, 42 25 दे रखा है। अब आपके पास में क्वेश्चन ये चेंज हो गया है। क्वेश्चन बन गया है 6.5 है, यहां पर है 6.5 है। तो ध्यान रखिए, जब भी गुणा करते हैं पॉइंट के अगली वाली संख्या देखनी है। पॉइंट के आगे कितनी संख्या है? यहां पर एक संख्या है, यहां पर भी कितनी संख्या है? यहां पर भी एक संख्या है। तो आपको क्या चेक करना है? पॉइंट के बाद में यहां पर जोड़ दे इनको, कितनी संख्या होनी चाहिए? एक यहां पर आ गई है, पॉइंट के बाद में एक संख्या यहां पर आ गई, तो 2 संख्या आपके बाद में यहां पे उत्तर में 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। यानी कि 25 से यहां से स्टार्ट करें हमेशा गिनना, 1 2, और आपके पास में पॉइंट लग जाएगा यहां पर। आपका 6.5 और 6.5 का उत्तर क्या आने वाला है? 42.25। ये आपके पास में उत्तर आएगा। हमेशा ध्यान रखें, अगर यहाँ पे 7 और 8 होता है कुछ, तो यहाँ पर बन गया है, मान लो एक और होता 9, तो यहाँ पर बन गया 1 2 3 4 5। तो यानी कि पॉइंट के बाद में 5 संख्या छोड़ के हमें लिखना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 0 डालें और फिर पॉइंट लिखें, फिर 0 लिख दें।
यानी कि जीरो के बाद में, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आ गई है? 1 2 3 4 5। यानी इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद में संख्याओं को गिनना है कि कितनी संख्या पॉइंट के बाद में आ रही है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास में 42.25, ये इसका उत्तर रहेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है, यदि किसी विद्यालय में 35% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि किसी विद्यालय में 35% विद्यार्थी जो है वो लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 195 है, लड़कों की जो संख्या है वो 195 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको कुल विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखना है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए, जब भी आपको कुल बात की जाए, कुल विद्यार्थी, कुल की बात जब भी की जाए, टोटल की बात की जाए, हमेशा उस संख्या को कितने प्रतिशत के बराबर मानना है? 100% के बराबर, 100% के बराबर आपको ये मान लेना है। यानी अगर यहाँ पर 35% जो है विद्यार्थी है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम आपको दूसरे पेज पे समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है, स्कूल में अगर 35% जो विद्यार्थी हैं वो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो आपके पास में जो टोटल बच्चे वो कितने रहेंगे? हमेशा 100% रहेंगे। जितने भी एडमिशन कर रखे हैं वो पूरे की पूरी संख्या किसके बराबर रहेगी? 100% के बराबर रहेगी। इसका मतलब 100% में से 35% तो अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? लड़के कितने होंगे? 100 में से 35 घटा दें, कितने परसेंट? 65% के बराबर रहेंगे। यानी हमारे पास में लड़के कितने आ गए हैं? 65%। अब यहां पर वापस क्वेश्चन में आ जाए। अब हमारे पास में लड़कों की संख्या दे रखी है, लड़कों की संख्या, यानी हमारे पास में सीधा सीधा सवाल क्या करना है? यहां पे लिखना है प्रतिशत, यहां पे लिखना है आपको संख्या, यहां पर लिखना है संख्या। तो हमारे पास में लड़कों का प्रतिशत कितना आ गया है? 65%। यानी ये जो 65% विद्यार्थी हैं ये लड़के हैं, और ये कितनों के बराबर है? ये बराबर है आपके पास में 195 के बराबर है। ये बराबर किसके हैं? ये 195 के बराबर है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। तो इसमें हम तरीका लगाते हैं एकल, एकल तरीका बोलते हैं इसको, एकल प्रणाली कहते हैं। क्या करना है आपको? जैसे आपने लिखा प्रतिशत संख्या, अब यहाँ पे क्रॉस गुणा करें। जो क्रॉस आ रहा है उनको तो गुणा करना है, जो बच जाए उससे भाग देना है। आपको क्या करना है? जो क्रॉस में आ रहा है उसको गुणा करना है, और जो अकेला रह जाए उसको भाग देना है, उससे भाग देना है। यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा? 195 इंटू 100 आ गया है, बटा क्या कर देना है? 65 कर देना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 65 किसके बराबर है? 195 के बराबर। यानी 195 के नीचे क्या आएगा? 65, और 100% चाहिए, यानी 100% चाहिए, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 कर देंगे। आप ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ पर हम करते हैं, काटा छाटी करते हैं। तो 13 से जाएगा, 13 से 5 बार। देखिए, पहाड़े आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। पहाड़े आप कम से कम 20 तक याद करें, पहाड़े कम से कम 20 तक याद करें। जो आर्मी के बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, उनको यही सलाह है कि आप कम से कम 20 से लेके 25 तक के पहाड़े अच्छे से रट लें उसको। उसका एक पेपर पे लिख कर आप उसके अपने जहाँ जो भी आपके पास में टेबल है, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे उसके सामने आप दीवार पर चिपका लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगा, आगे भी काम आता रहेगा। इस तरीके की जो पहाड़े हैं 25 तक, 30 तक, 20 तक, वो सारे आप लिख के चिपका दें, वो आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? 100 मतलब 13 से किया तो 13 पंजे 65, 13 से जाएगा एक बार, और 13 से जाएगा 5 बार। 5 से जाएगा कितना आपके पास में? 3 बार, और 3 गुणा 100 आपके पास में क्या आता है? 300।
ये आपके पास में उत्तर आ गया है, ये आपका उत्तर आ गया है। आपके विद्यालय में कितने कुल विद्यार्थी कितने हैं इस क्वेश्चन में? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 300 है, 300 है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और यही सवाल, इसी तरीके के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? एक ट्रेन जो है वो 36 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है चाल, दूरी, समय, यानी चाल, समय और दूरी, ये जो आपके पास में गति, समय, दूरी, ये इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखें दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि आपके पास में दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यानी डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड गुणा समय। ये आपके पास में क्या आने वाला है? दूरी आने वाली है। अब ध्यान रखें, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो क्या ट्रिक अपनानी है? स्पीड का देखिए, आप स्पीड किस में लिखते हैं? हमेशा स्पीड लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है भाग बटा सेकंड, यानी स्पीड आप हमेशा लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब मीटर किसका जो है वो, किसका आपके पास में किसका मान होता है? मीटर होता है दूरी का। दूरी को हम जब भी लिखेंगे मीटर के स्टैंडर्ड में लिखेंगे, मीटर के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पर आपके पास में सेकंड जो आ रहा है, सेकंड जो आ रहा है वो किसका फॉर्म होता है? समय का, यानी टाइम का फॉर्म होता है। तो हमेशा एक और इसी से, यहीं से इजाद हो गया है। टाइम को मैं नीचे ले आता हूँ, आपके पास में नया फॉर्मूला क्या बन जाता है? यहाँ पे नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है बेटा, फॉर्मूला एक ही रटना है आपको, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। स्पीड का मैंने लिख दिया एक नया फॉर्मूला, देखिए नया फॉर्मूला नहीं है ये। नया फॉर्मूला आपके पास में क्या बन जाता है? स्पीड यानी कि डिस्टेंस, यानी कि दूरी, दूरी बटा क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा? यानी टाइम आ जाएगा। ये एक आपके पास में नया फॉर्मूला बोलते हैं लेकिन नया फॉर्मूला है नहीं। एक ही फॉर्मूले को याद रखना है, स्पीड गुणा टाइम को जो है आपका दूरी का। चलिए अब आपको यही वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा है कितनी दूरी तय करेगा? सीधा सीधा दूरी का सूत्र लगाएं। दूरी बराबर आपके पास में आ गया है स्पीड, यानी चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितनी है आपके पास में? चाल है आपके पास में 36 मीटर प्रति सेकंड, 36 मीटर प्रति सेकंड है। और समय कितना है? 9 सेकंड है। देखिए जब भी मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड आना आवश्यक है। अगर यहाँ पर आपके पास में मिनट होता, या फिर आपके पास में मिनट होता, या फिर कुछ घंटा होता, प्रति घंटा होता, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता सेकंड में। तो ये भी ध्यान रखें। चलिए 36 इंटू 9 कितना होता है? 9 से गुणा करें, आपके पास में 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ गया है। 9 3 27 और 5 आ जाएगा 32। ये आपके पास में दूरी आ गई है 324 मीटर, यानी कि आपके पास में दूरी कितनी आ गई? 324 मीटर आपके पास में दूरी आ चुकी है। चलिए इस मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना हो, अगर आपके पास में ऑप्शन किलोमीटर में हो तो क्या करते हैं? हमेशा मीटर को भाग दे दे 1000 से। जितना भी आंसर आया 324 बटा 1000 से चला जाएगा। 1000 से भाग करना है तो यानी कितने जीरो है? नीचे है 3 जीरो। 3 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दें, 1 2 3, जितने जीरो है उतने पॉइंट लगाए, यानी उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 4 2 3 को छोड़े, आपके पास में पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये 3 जीरो हट जाएंगे, आपका आंसर आएगा 0.324 किलोमीटर। ये आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? 484 का वर्गमूल ज्ञात करें। 484 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कितना? आपके पास में सवाल आता है 300
324 आता है। 324 का आपको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है आखिरी संख्या। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आखिरी संख्या जो है उसको पकड़ना है। आखिरी संख्या क्या आ रही है? 4 आ रही है। इसका मतलब जो भी नंबर हमारे पास में आने वाला है उसकी आखिरी संख्या, यानी अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो आपके पास में आता है 4 आता है, और एक बार किसका स्क्वायर करें आता है 64 आता है। यानी कि एक बार 8 के वर्ग के पीछे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और एक बार 2 के वर्ग के पीछे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। दोनों ही संख्या में 4 आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि इस संख्या की जो आखिरी संख्या होगी यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 8 हो सकता है। यानी हमारे पास में पॉसिबिलिटी आ गई, 2 संभावनाएं हो गई है कि इस जो वर्गमूल है ये या तो हमारे पास में 4 जो आ रहा है, या तो उसके अंक में, उसकी संख्या में लास्ट में 2 आ रहा है, या फिर 8 आ रहा है। चले, अब हमारे पास में क्या पकड़ना है? वर्ग दिया है, इसका मतलब वर्गमूल में हमेशा क्या चीज होती है? 2 होती है। यहां से हमें 2 संख्या छोड़ देनी है, और ये राइट साइड से 2 संख्याओं का त्याग कर देना है। पकड़ना है हमें 3। 3 से छोटा, जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होता है? 3 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है? देखिए, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। लेकिन 3 से छोटा यहाँ पर कौन सा वर्ग आ रहा है? 3 से छोटा सिर्फ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और वो किसका होता है? 1 का होता है। तो ये 1 और 1 यहाँ पर दोनों जगह चिपका दे, दोनों जगह चिपका दे। अब हमें क्या करना है? जो हमारे पास में ये 1 आया है, जो हमारे पास में 1 आया है, 1 की अगली संख्या लेनी है 2। कोई भी, जहां पे अगर मान लो 4 आ जाता है तो 4 की अगली संख्या 5, इनको गुणा करना है। तो इस तरीके से सोच समझ के चलना है हमें। इस संख्या को गुणा करना है अगली संख्या से, 1 को 2 से गुणा करना है तो आंसर आएगा 2। अब आंसर आया है आपके पास में 2। आंसर क्या आ गया है? आपके पास में आंसर आ गया है 2। और इस चीज को समझें, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझें आप। आंसर आया है 2, आंसर आया है 2। इस संख्या को गुणा किया अगली संख्या से, किससे? अगली संख्या से गुणा किया है, तो उत्तर आया है 2। अब अंदर वाले को चेक करना है, अंदर वाले को चेक करना है। अंदर वाली संख्या को चेक करें। अंदर वाली संख्या क्या 2 से बड़ी है या छोटी है? अंदर वाली संख्या 2 से बड़ी है या छोटी? इसका मतलब बड़ी है। ये संख्या 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा संख्या है? दोनों में बड़ी कौन सी है? 18 है। तो यही इसका उत्तर होने वाला है। यही इसका क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में क्वेश्चन आ गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 18। वैसे ही ये हमारे पास में क्वेश्चन है 484 का वर्गमूल है। सिंपल सा समझें, लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमारे पास में जो संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है? जिसके लास्ट में क्या आ सकती है? 2 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। अब हमने क्या समझा था, क्या सीखा था कि भाई जब ये आ गया हमारे पास में, अब यहाँ से 2 संख्याओं का त्याग कर देना है। 2 संख्याओं का त्याग कर देना है। चलिए, अब ये 4 है, यानी कि इस 4 से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा, जस्ट छोटा कौन सी संख्या रहेगी? 4 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या रहेगी? आपके पास में उत्तर रहने वाला है, आपके पास में उत्तर रहने वाला है 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9। यानी जस्ट छोटी तो नहीं, लेकिन बराबर मिल रही है आपको। इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 मिल गया है। जस्ट छोटी और बराबर चेक करना है। तो हमारे पास में छोटी तो है ही है, लेकिन साथ में हमारे पास में बराबर भी आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 4 और ये 4 बराबर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास में किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो यहाँ पर भी लिख दे 2, यहाँ पर भी लिख दे 2। अब इन दोनों में संख्या में से कौन सी संख्या जो सही इसका आंसर है, उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? तो हमें क्या करना है? इस
दो संख्या की अगली संख्या क्या है? दो संख्या की अगली संख्या क्या है? दो की अगली संख्या 3 है, इसको गुणा करेंगे 6 आएगा। अंदर वाला नंबर चेक करना है, 6 से कंपेयर करना है, क्या अंदर वाला नंबर 6 से बड़ा है या छोटा है? अंदर वाला नंबर 6 से बड़ा है या छोटा है? यानी अंदर वाला नंबर जो है वो छोटा है। छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 22। यानी कि यही आपका सही उत्तर बन जाता है। तो आपके पास में सही उत्तर क्या आ गया है? आपके पास में सही उत्तर आ गया है 22। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा है और 1000 रुपए में बेच दिया है, तो लाभ ही होगा। बिल्कुल 800 में खरीद के लाया है, 1000 में बेचा है, कितने रुपए का लाभ हो गया है? 200 रुपए का लाभ हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट है आपके पास में, लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय, विक्रय मूल्य, यानी जो बेची हुई मूल्य है, वस्तु है, जिस वस्तु को जिस विक्रय पे बेचा है, वो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से में से घटा देना है किसको? क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य में से घटा देना है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसको बोला जाता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, यानी जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट जो पड़ी है आपको, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास में लाभ आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट हमेशा किस पे देखा जाता है? प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे। यानी कि भाई आप क्रय मूल्य से ही तो 200 रुपए ज्यादा लेकर आए हो, ज्यादा कमाया है कितना? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य तो आपके पास में 8 था और आपके पास में विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 हो गया है। तो इस 1000 आप 200 रुपए कहाँ से कमाए? इस सीपी को देखते हुए ही तो कमाए। अब इस विक्रय क्रय मूल्य के संदर्भ में ही तो आपने 200 रुपए कमाए। तो हमेशा ध्यान रखें, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है जितना लाभ हुआ है किसमें? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत को समझें, जितना लाभ हुआ है किसमें? रुपए में, बटा क्या आएगा हमेशा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसमें आता है? रुपए में। गुणा क्या कर देना है? 100 कर देना है। ये आपका लाभ प्रतिशत बन जाएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे वापस आते हैं सवाल पे। लाभ कितना आ गया है आपको रुपए में? लाभ आ गया है 200 रुपए का। और आपके पास में क्रय मूल्य कितना है? क्रय यानी जिस पे खरीदा है वो कितना रुपए है? 800 रुपए है। आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? लाभ और प्रतिशत होता है, लाभ रुपए में, रुपए में लाभ होता है बटा क्रय मूल्य गिना जाता है। क्रय मूल्य गुणा क्या कर लेना है? 100 कर देना है। तो लाभ रुपए में कितना आ गया? 200। और क्रय मूल्य रुपए में कितना आ गया है? 800। और गुणा कर देना है 100 से। तो 20 से 20 कट जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार। तो आपके पास में उत्तर क्या आ गया है? 25% का लाभ उसको मिल गया है। लाभ प्रतिशत कितना मिला है? 25% का। ये आपके पास में उत्तर आ गया है। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ये सारे आपके अग्निवीर पैटर्न पे बेस है। अग्निवीर का जो आर्मी एग्जाम है वो अभी चल रहा है। मतलब आपके 20 तारीख 22 तारीख मतलब 22 को तो छुट्टी रहेगी। तो जो भी एग्जाम की जो एडमिट कार्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और आपको इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर, इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर, ये आप जब टाइप कर देंगे तो वहाँ पर हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। हमारा आइकन जो है, हमारा जो लोगो है वो आपको दिख जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। और इस जो सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस है आप फुल करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और कॉन्सेप्ट के साथ में हम इसको समझा रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। अग्निवीर का जो बैचेस है वो लगातार हम लेकर आ रहे हैं और मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश और आपके पास में जो जीके है, जीके भी हम डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी में अग्निवीर बैच में लगे हुए हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनके साथ ये क्वेश्चन शेयर करें, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करें। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो याद करने की क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी, और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बहुत ही शानदार आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।